कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत हमेशा सच के साथ ही होनी चाहिए, खास करके एक पति पत्नी के रिश्ते की। क्योंकि जब रिश्ते की नींव मजबूत होती है तो उस रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आ सकती। तो नैना ने भी अपने रिश्ते की शुरुआत कुछ ऐसे ही करनी चाहिए, सच के साथ। और उसने किया भी। पर अब जो सुनैना के साथ हुआ, क्या वो सही था? क्या उसके पति को ऐसा करना चाहिए था? तो आइए जानते हैं सुनैना के इस रिश्ते के बारे में। आज सुबह से ही सुनैना के घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि आज लड़के वाले सुनैना को देखने आ रहे थे। सुनैना बेटा, जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे, माँ ने बड़े प्यार से कहा। माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे पसंद नहीं है देखने व दिखाने की औपचारिकता। और वैसे भी माँ, मान भी लो कि ये रिश्ता हो भी गया, तो क्या मैं सुखी वैवाहिक जीवन बिता पाऊंगी? जब भी उन्हें पता चलेगा कि मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ, तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? इतना कहते कहते सुनैना की आंखें भर आई। अरे बेटा, तूने मन में भ्रम पाल लिया है कि तुम्हें गंभीर बीमारी है। आजकल प्रदूषण के कारण अधिकतर व्यक्ति में इस बीमारी से पीड़ित हैं। और वैसे भी सांस फूलना कोई राज रोग नहीं होता है बेटा। उचित खान पान, रहन सहन, वो उचित दवाइयों के प्रयोग से रोग पर काबू पाया जा सकता है। अनेक कुशल व सफल व्यक्ति भी इस रोग से ग्रस्त पाए गए हैं। ज्यादा तनाव, क्रोध इस रोग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। और वैसे भी हमारे खानदान में तो ये रोग किसी को नहीं है। फिर तू क्यों अपने मन में हीन भावना पाल रखी है? सुनैना की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब जब तुम इस बीमारी के विषय में उन लोगों को बता दोगी तो। सुनैना ने अपनी बात अपनी माँ के सामने बड़े ही सहज तरीके से रख दी। तुम्हें शायद पता नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा ने एक दो जगह इस बात का जिक्र किया था, किंतु बीमारी का सुनकर लड़के वालों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और शादी के लिए मना कर देते थे। उसकी माँ ने उसे कहा तो सुनैना बोली, लेकिन माँ, ये तो धोखा होगा उनके साथ। बेटा, जीवन में कभी कभी कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जिन्हें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी जिंदगी किसके सहारे काटोगी? जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक है। भाई कब तक सहारा बनेंगे ये नहीं पता बेटा। अपने लिए नहीं तो मेरे और अपने पापा के लिए हमारे साथ सहयोग कर बेटा। जा और जाकर तैयार हो जा। उसकी माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सुनैना ना चाहते हुए भी अपने माता पिता के लिए तैयार होकर आ गई। पर उसका मन उसका साथ ही नहीं दे रहा था। उसका मन कह रहा था कि किसी को धोखा देना ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है। मन की बात मन में ही रह गई कि तभी उसका भाई आकर बोला कि लड़के वाले आ गए हैं। माँ और पापा उन लोगों के स्वागत के लिए ऐसे दौड़ पड़े। 3 घंटे बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। अनुज अत्यंत आकर्षक, हंसमुख वो मिलनसार लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि सुनैना उससे पहली बार मिल रही है। पहली बार सुनैना के मन में किसी को जीवन साथी के रूप में चुनने का इच्छा जागृत हुई। वे लोग तो चले गए, किंतु उसके मन में उथल पुथल मच गई, क्योंकि वो उसे स्वीकार करेंगे। यदि स्वीकार कर भी लिया तो कच्ची डोर से बंधा बंधन कब तक ठहर पाएगा? दूसरे ही दिन फोन पर रिश्ते को स्वीकार करने की सूचना मिली तो बिना त्योहार के ही सुनैना के घर में त्योहारों जैसी खुशियां छा गई। बात पक्की होने की वजह से सब लोग बहुत खुश थे, किंतु सुनैना चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि जन्म जन्म के इस रिश्ते में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। इसलिए सुनैना ने चुपके से एक पत्र अनुज के नाम लिखकर डाल दिया और धड़कते हुए दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, यहाँ तक कि 15 दिन भी बीत गया, किंतु उसके पत्र का कोई जवाब नहीं आया। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरी बीमारी के बारे में जानने के बाद भला कौन ही मुझसे शादी करना चाहेगा। शादी के सारे सपने जो उसने संजोए थे सब टूट गए। एक दिन वो कॉलेज से लौटी तो दरवाजे के सामने एक लिफाफा पड़ा दिखाई दिया। उसने दौड़कर उस लिफाफे को उठाया और देखा। उस पर लिखा था सिर्फ सुनैना के लिए। उसका भविष्य अब इसी लिफाफे में कैद था। जीवन में खुशियां आने वाली हैं या अंधेरा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आज निर्णय कर ही देगा। वो पत्र खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कड़कड़ाती ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था। खुद को संभालते हुए उसने उस लिफाफे को खोला और पत्र निकालकर पढ़ने लगी। पत्र तो अनुज का ही था। उसमें लिखा था, प्यारी सुनैना, तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी।
सुनैना के मन में अचानक अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, मानो सावन के बिना ही जीवन में बहार आ गई थी। 1 महीने के अंदर ही अग्नि को साक्षी मानकर उन दोनों का विवाह हो गया। सुख दुख में जीवन भर का साथ निभाने, कस्में वादों के साथ जीवन के नए सफर पर चल पड़े थे दोनों। विदाई के समय माँ का रो रो कर बुरा हाल था और रोते रोते अनुज से कह रही थी, बेटा, बहुत ही नाजों से पाला है अपनी बिटिया को, कोई गलती हो जाए तो ना समझ समझ कर माफ कर देना। सुनैना भी रो रही थी, किंतु मन में एक नए रिश्ते को निभाने के लिए भी आतुर थी। इलाहाबाद से लखनऊ आते समय कार की पीछे की सीट पर बैठे अनुज ने सुनैना का हाथ अपने हाथ में ले लिया था तथा धीरे धीरे सहला रहे थे, और वो चाहकर भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो सोच रही थी, कैसा है ये बंधन, अनजान सफर में अनजान राही के साथ अचानक तन मन का एक हो जाना। ये प्रेम और अपना तो नहीं तो और क्या ही है। ससुराल में भी उसका खूब स्वागत हुआ। सास का स्वभाव अत्यंत मोहक और मृदु लगा। उसकी ननद गौरी भी दिन भर भाभी भाभी कहते हुए उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। कभी नाश्ते के लिए कहती तो कभी खाने के लिए, और प्रत्येक आने जाने वाले से उसका परिचय भी कराती। अनुज भी किसी न किसी काम के बहाने कमरे में ही ज्यादा वक्त गुजारते। अनुज के दोस्त तो उसे चिढ़ाते भी, कहते, मित्र तू तो गया काम से, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा तेरा। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश थी। उसका मन चाहने लगा था, काश वक्त ठहर जाए और इसी तरह हंसी खुशी से सदा मेरा आंचल भरा रहे। पूरे महीने घूमना फिरना लगा रहा। एक दिन शाम को जब वो लोग बाहर डिनर करके घर देर रात वापस आए तो पता नहीं ठंड लग गई या खाने पीने की अनियमितता के कारण सुनैना की सांस बेहद फूलने लगी। क्या बात है, तुम्हारी सांस कैसे फूलने लगी? क्या पहले भी ऐसा होता था? सुनैना को तकलीफ में देखकर हैरान परेशान अनुज ने पूछा। तो उसने कहा, मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको पत्र तो लिखा था। अनुज ने कहा, पत्र? कौन सा पत्र? तुम्हारे पत्र में बीमारी के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं था। सुनैना को लगा कि जैसे पृथ्वी घूम रही है। क्या इनको मेरा पत्र नहीं मिला? मैं तो इनका पत्र पढ़कर यही समझती रही कि मेरी कमी के साथ ही इन्होंने मुझे स्वीकारा है। तनाव और चिंता के कारण घबराहट होने लगी थी उसको। जल्दी से वो कमरे में गई और दवा ले ली, लेकिन वो जानती थी कि ये बीमारी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगी। बीमारी को लेकर अनुज ने घर सर पे उठा लिया। अनुज का ये रूप देखकर सुनैना का दिल दहल उठा। आखिर गलती तो उसकी तरफ से ही हुई थी। बीमारी को छिपाना ही भयंकर सिद्ध हुआ था सुनैना के लिए। वो सोच रही थी, मेरा लिखा पत्र डाक एवं तार विभाग की गड़बड़ी के कारण इन तक नहीं पहुंच पाया, और मैं समझ रही थी कि इन्होंने मेरी कमी के साथ मुझे स्वीकारा है। बेटा, आजकल के समय में कोई भी रोग लाइलाज नहीं होता है। हम बहू का इलाज करवाएंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? अनुज को समझाते हुए सुनैना के ससुर ने कहा। तभी अनुज ने कहा, पिताजी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैंने एक सर्वगुण संपन्न व स्वस्थ जीवन साथी की तलाश की थी, ना कि रोगी की। क्या मैं इसकी लाश को जीवन भर ढोता रहूंगा? अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा? पापा भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, उसकी ननंद ने भाई का समर्थन करते हुए कहा। तुम चुप रहो, अभी छोटी हो। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तोड़ दिया जाए। सुनैना के ससुर ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। मैं कल ही अपने काम से लौट रहा हूँ, बस। अनुज इतना कहकर बाहर चले गए। अनुज की बातों से परेशान सुनैना की सास उसके पास गई। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, बेटी घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ लड़का है मेरा, इतना भी नहीं समझता कि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसकी वजह से विवाह जैसे पवित्र संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य कहूंगी कि तुम्हारे माता पिता को बीमारी के संबंध में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए था। सुनैना ने कहा, माँ जी, मम्मी पापा ने छिपाया अवश्य था, किंतु मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। इनका पत्र जब मुझे मिला तो उसको पढ़कर मैं यही समझी कि इन्होंने मेरी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया, वरना मैं ये शादी कभी नहीं करती माँ। कहते कहते सुनैना रोने लगी। डॉक्टर भी आ गए थे। रोग की तीव्रता को देखकर इंजेक्शन दिया तथा दवा भी लिखी। रोग की तीव्रता कम होने लगी थी, किंतु अनुज के जाने की बात सुनकर सुनैना का मन बहुत बेचैन सा हो गया था। सारी शर्म छोड़कर सुनैना ने सासू माँ से कहा कि मम्मी, क्या एक बार, सिर्फ एक बार ये मुझसे बात नहीं कर सकते? सुनैना की सास ने कहा, ठीक है बेटा, अनुज से बात करती हूँ। पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अनुज के जाते समय सभी लोग बाहर आकर खड़े हो गए थे। अनुज ने माँ और पिता के पैर छुए।
बहन को प्यार किया, किंतु सुनैना की तरफ उसने देखा तक नहीं। सासू माँ ने दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो रोते हुए बोली, माँ अब मेरा क्या होगा? आदमी इतना कठोर हो सकता है, सुनैना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इस एक महीने उसके कितने सपने सजाए थे अनुज के साथ, सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई थी। क्या वो सब झूठ था? सुनैना के पिता को जब पता चला तो वो भी आ गए। उनके उदास चेहरे को देखकर सुनैना उनसे नजरें भी नहीं मिला सकी। कितने प्रयत्न, कितनी खुशी से संबंध तय किया था। क्या सिर्फ एक महीने के लिए? समधी जी, आप अनुज को समझा कर देखिए, ये रोग भयंकर रोग तो है नहीं। मैं सच कहता हूँ, हमारे यहाँ ना मेरी तरफ और ना इसकी माँ की तरफ किसी को ये रोग नहीं है। अतः यदि प्रयास किया जाए तो ठीक हो सकता है। अपने समधी के सामने गिड़गिड़ाते हुए सुनैना के पिता ने कहा, भाई साहब, अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा, पर नई पीढ़ी को तो आप जानते हैं, ये सदा अपने मन का ही करती हैं। सुनैना के ससुर ने कहा। वो अपने पापा के साथ अपने घर वापस लौट आई। इस तरह एक ही महीने में सारे सुख दुख उसके आंचल में आ गिरे थे। इस जीवन का क्या होगा, ये प्रश्न बार बार उसके जहन में उभर रहा था। माँ उसके लौट आने के बाद गुमसुम सी हो गई थी। पापा भी अब देर रात से घर लौटते थे। शायद कोई भी एक दूसरे से नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। सुनैना मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी, सो उसने अपना निर्णय सुनाया तो सभी ने उसके इस निर्णय को उसका साथ दिया। परीक्षा का फॉर्म भरते समय नाम के आगे कुमारी शब्द देखकर उसके मम्मी पापा बिगड़ उठे, किंतु उसके भाई ने उसका साथ दिया और बोले कि जो संबंध अब रहा ही नहीं, उसे लाश की तरह उठाए आखिर कब तक ये घूमेगी। 2 महीने के बाद अनुज ने तलाक के लिए नोटिस भिजवा दिया। माँ पिताजी ने हस्ताक्षर करने के लिए मना किया, किंतु सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, पति पत्नी का संबंध मन व आत्मा से होता है। यदि मन ही एक नहीं तो टूटी हुई डोर में गांठ बांधने से क्या फायदा माँ। कहते हुए उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। सुनैना की जिंदगी अब बेरंग सी हो गई थी। किसी पर भार बनकर रहना नहीं चाहती थी वो। अब तो मेडिकल में सफल होना उसका प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया था। समय कम था, मन को पढ़ाई में एकाग्र किया। परीक्षा हुई और परिणाम निकला। सफल प्रतियोगिताओं में वो अपना नाम देखकर खुशी से झूम उठी। वो खुश होती भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा के उदास चेहरों पर एक बार फिर खुशी झलकने लगी थी और उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। इतने सालों की मेहनत रंग लाई। आखिर उसकी योग्यता के कारण उसका प्रादेशिक सरकारी सेवा में नियुक्ति हो गई। वो पूरे दिन रोगियों की सेवा करती तो अलग तरह के आनंद की प्राप्ति होती। कभी कभी तो उसे लगता है कि वो जीवन क्षण मात्र के लिए था। उसका जन्म जन्म तो मानव मात्र की सेवा के लिए हुआ है। एक दिन सुनैना अस्पताल में बैठी रोगियों को देख रही थी कि एक जोड़े ने कमरे में प्रवेश किया। वो उस जोड़े को देखकर चौंक गई, किंतु चेहरे पर आए परिवर्तन पर रोक लगा लिया। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? सुनैना ने सामान्य होते हुए पूछा। डॉक्टर, आप इनका चेकअप कर लीजिए। इनको चलने फिरने में तकलीफ होती है, पैरों में सूजन भी है, साथ आए युवक ने कहा। चलिए। उठते हुए उसने कहा। वह कमरे में बने पार्टीशन में ले जाकर युवती का पूरा चेकअप किया। बाहर आकर सुनैना ने कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इनका बीपी हाई है, इसी कारण पैरों में सूजन है। दवा लिख रही हूँ, समय समय पर देते रहिएगा। बच्चा होने तक लगातार हर महीने चेकअप करवाते रहिएगा। जी डॉक्टर। नाम? दवाई का पर्चा लिखते हुए सुनैना ने पूछा। तो उसने कहा, पारुल। पर्चे पर नाम लिखते समय ना जाने क्यों हाथ कांप गए थे उसका। उसने कुछ दवाइयां और टॉनिक लिखकर दे दिए और साथ में कुछ हिदायतें भी दे दी। वो दोनों उठकर चले गए, किंतु दिल में हलचल मचा गए। उस दिन दिन भर उदास और परेशान रही सुनैना। बार बार अतीत आकर कुरीदने लगा। जो अतीत वो पीछे छोड़ आई थी, वो क्यों फिर से उसे बेचैन करने लगा। सुनैना ने अलमारी से वो फोटो निकाली जो विवाह के समय खींची गई थी। फोटो देखकर वो कहने लगी कि तुम क्यों मेरे शांत जीवन में हलचल मचाने आ गए। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था। तुमने साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैंने अपनी राह स्वयं बना ली। तुम इस राह में फिर क्यों आ गए? कितना त्याग और बलिदान चाहते हो मुझसे? रात भर वो बेचैन रही। सुबह उठी तो रात भर जागने के कारण आंखें लाल थी। अस्पताल जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किंतु फिर भी ये सोचकर तैयार हुई कि काम में व्यस्त रहने पर मन शांत रहेगा। वो जैसे अस्पताल पहुंची तो उसने अपने केबिन के बाहर अनुज को खड़ा पाया।
तो उसके कदम लड़खड़ा गए, किंतु सहज बनने का प्रयास करते हुए उन्हें अनदेखा कर अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। अनुज भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले गए। अनुज ने कहा, आप सुनैना है ना? क्यों, आपको कोई शक है क्या? सुनैना ने गुस्से से देखते हुए उससे पूछा। मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार व अन्याय किया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। कल तुम्हें देखने के बाद से ही मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो सुनैना। सुनैना ने बात को टालते हुए कहा, आपकी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? उनका ख्याल रखिएगा और हो सके तो प्रत्येक 1 महीने के बाद चेकअप करवाते रहिएगा। कहकर उसने घंटी बजा दी। मरीजों को अंदर भेज दो। चपरासी को निर्देश देते हुए उसने कहा और अनुज से कहा कि अब आप जा सकते हैं, मेरे पेशेंट आ रहे हैं। अनुज जाने लगे तो सुनैना उन्हें देखती रह गई। क्या यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया था? किंतु यह ये उस समय इतना दयनीय क्यों? क्या ये सिर्फ उसके पद के कारण है या इसके जीवन में कोई अभाव है? अपनी सोच पर उसे स्वयं पर हंसी आने लगी थी। इसे क्या अभाव होगा जिसकी इतनी प्यारी पत्नी है, पद है, मान सम्मान है, बाप भी बनने वाला है। तब तक मरीजों ने आकर उसकी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया और वो कार में व्यस्त हो गई। अतीत से उदय कुरेदा अवश्य था, किंतु अनजाने सुख भी दे गया था। वो व्यक्ति जिसने उसे एक समय अपमानित किया था, मानसिक पीड़ा दी थी, वो उसके सामने दयनीय बनकर खड़ा था। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? उस दिन के बाद उसके जीवन में एक और परिवर्तन आ गया था। वो तस्वीर जिसे शादी में खिंचवाया था, उस फोटो को निकालकर उसने अपने बेड की साइड टेबल पर रख लिया। अब उसे देखे बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। तो उस तस्वीर में उसका दयनीय चेहरा उसके आत्मसम्मान को सुख पहुंचाता था। शायद इसीलिए विवाह के 10 वर्षों पश्चात वो तस्वीर उसके बेडरूम की शोभा बढ़ाने लगी थी। पारुल हर महीने आती रही, किंतु अनुज दोबारा उसके साथ कभी नहीं आया। कुछ दिन बाद पारुल को एक लड़का हुआ। तब अनुज ने आकर सुनैना से कहा, मैं आपका गुनहगार हूँ, किंतु आपने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद आप नहीं जानती कि मेरी और पारुल की 6ठी संतान है। अन्य 5 जन्म के पूर्व ही काल के मुंह में समा गई थी। अनुज चला गया, किंतु अपने दिल की बात सुनैना के सामने प्रकट कर गया। शायद वो अपनी पूर्व 5 संतानों का असमय मौत का कारण सुनैना के साथ किए गए अपने गलत व्यवहार को समझ बैठा था। तभी वह उनके सामने स्वयं को दयनीय महसूस कर रहा था। कुछ दिन बाद सुनैना का वहां से ट्रांसफर हो गया, जिससे उसके अतीत के संबंध कट गए। किंतु कभी कभी उसका दिल अपने ही हाथों से मात खा जाता था। तब तड़प उठती थी तथा सोचती कि क्या मेरे जीवन में यही अकेलापन लिखा है। मम्मी पापा का देहांत हो गया था, भाई अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त था। कितने वर्ष यूं ही बीत गए। अपने को बेसहारा पाकर उसने एक अनाथ बेसहारा लड़की को गोद ले लिया, ताकि वह जीवन के इस अकेलेपन को भर सके। लड़की पढ़ने में तेज थी, वो भी उसके नक्शे कदम पर चलकर डॉक्टरी का प्रोफेशन अपनाकर समाज के अनाथ बेसहारा जनों की सेवा करना चाहती थी। पिछले वर्ष ही मेडिकल की प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ था और पढ़ाई के लिए उसे बाहर जाना पड़ा और सुनैना एक बार फिर से अकेली हो गई थी। जीवन उसके साथ आंख मिचौली खेल रहा था। सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हो चले थे। एक दिन अपने कमरे में बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी नौकर ने आकर बताया कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। वो बाहर निकल कर आई तो बोला, डॉक्टर साहिबा, शर्मा का लड़का बेहद बीमार है, आप शीघ्र चलिए। उसने अपना बैग उठाया तथा कार में उस अनजान आदमी को बैठाकर चल पड़ी। ऐसे अवसरों पर अनजान व्यक्ति के साथ जाते समय उसके मन में बेहद उथल पुथल होती थी, किंतु ये सोच कर चल पड़ी कि हर आदमी बुरा नहीं होता है। फिर किसी पर अविश्वास क्यों और किस लिए? इंसान को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमारे साथ, उसका कर्तव्य उसके साथ। यही तो उसकी विचारधारा थी। कार में पहुंचते ही एक आदमी तेजी से उधर से आप बाहर आया और बोला, डॉक्टर साहिबा, आपको तकलीफ हुई होगी लेकिन मजबूर था। सौम्य को 104 डिग्री बुखार है, चलिए। तब तक सुनैना जब अंदर गई तो अनुज ने कहा, माफ कीजिएगा सुनैना जी, मुझे आपको इस तरह बुलाना पड़ा। सुनैना भी एकदम चौंक उठी थी। इस जिंदगी में दोबारा मिलना किस लिए, क्यों? वो सोच ही नहीं पा रही थी कि अपने अनचाहे विचारों को रोकते हुए उसने पूछा, सौम्य कहाँ है? आप अंदर आइए, अनुज ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा। वो अंदर कमरे में पहुंची तो देखा सौम्य बुखार में तप रहा था। उसका पूरा बदन आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखें बंद थी।
किंतु मुंह से कुछ सुर निकल रहे थे। नब्ज देखी तो टाइफाइड के लक्षण नजर आए। ज्वर की तीव्रता को कम करने के लिए दवा बैग से निकालकर खिला दी। अन्य दवाइयां पर्चे पर लिखकर देते हुए बोली, ये दवाएं बाहर से मंगवा लीजिएगा और ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखिए और हाथ पैर व तलवों की भी मालिश कीजिए। अनुज ने सौम्य के हाथों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे तथा चिंतित व घबराए स्वर में बोले, डॉक्टर साहिबा, मेरा सौम्य बच जाएगा ना? यही मेरा जीवन है, मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी। लगभग 1 घंटे पश्चात बंद पलकों में कुछ हलचल सी हुई, किंतु दवा के असर के कारण वो फिर से सो गया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, आवश्यकता पड़ने पर बुला लीजिएगा, सुनैना ने कहा। तो अनुज ने उसका बैग उठाते हुए बोले, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं, मुझे अकेले चलने की आदत है, सुनैना ने कहा, मैं चली जाऊंगी। और इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। रात भर वह बेचैन रही। सौम्य से न जाने क्यों उसे अनजाने ही लगाव हो गया था। वह जितना ही उसकी भोली व मासूम सूरत से भागने का प्रयास करती, वो उतनी ही उसके और करीब आती जाती। पारुल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पूछने का साहस भी नहीं कर पाई। सुबह अस्पताल जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की तो न जाने कैसे स्टीयरिंग अनुज के घर की ओर मुड़ गई। जब वहां जाकर कार खड़ी हुई तब होश आया कि अनजाने में वो कहां से कहां आ गई है। ये कैसे दिल की स्थिति थी, वो स्वयं भी नहीं जान पा रही थी। दिल पर अंकुश रखकर गाड़ी बैक करने ही वाली थी कि नौकर दौड़ा दौड़ा आया तथा बोला, डॉक्टर साहिबा, आपकी कृपा से सौम्य भैया को होश आ गया है। साहब आपको भी याद कर रहे हैं। न चाहते हुए भी उसे उतरना पड़ा। उसे वहां उपस्थित देखकर अनुज आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बिना बुलाए उसके बेटे का हालचाल पूछने आएगी। सौम्य कैसा है? कल उसके बुखार को देखकर मैं भी घबरा गई थी, इसीलिए उसे देखने चली आई, सुनैना ने कहा। अनुज ने सौम्य से उसका परिचय करवाया तो वो बोला, डॉक्टर आंटी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो खूब पढ़ूंगा और आप ही की तरह डॉक्टर बनूंगा। फिर आपकी तरह ही सफेद कोट पहनकर बीमार व्यक्तियों का इलाज करूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है, पहले ठीक हो जाओ, अभी ज्यादा खेलना कूदना मत, आराम करना, समय पर दवा खाना, ठीक से खाना खाना, वरना ताकत नहीं आएगी बेटा। अच्छा, मैं चलती हूँ। सौम्य ने कहा, आंटी आप फिर आइएगा, आपको देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। अब तो किंतु सुनैना जानती थी कि उसका वहां बार बार जाना उचित नहीं है, कहीं अनुज कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। अनुज की आंखों में उसे अपने लिए चाह उभरती नजर आई थी, किंतु वो तटस्थ बनी रही। सौम्य के ठीक होने के बाद उसने जाना बंद कर दिया। वैसे भी सौम्य के साथ उसका रिश्ता था ही क्या, सिर्फ एक डॉक्टर व मरीज का ही तो ना। जब बीमारी ही नहीं रही तो डॉक्टर का क्या काम। एक दिन शाम को टीवी देख रही थी कि तभी नौकर ने आकर उसे सूचना दी कि कोई आया है। मरीजों का चेकअप करने वाले कमरे में बैठने का निर्देश देकर वो गई। सामने अनुज और सौम्य को बैठा देखकर वो चौंक गई। कैसे हो बेटा? अब तो स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा। हाँ आंटी, स्कूल तो जाना शुरू कर दिया है, किंतु आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए जिद करके पापा के साथ आ गया। आप क्यों नहीं आती डॉक्टर आंटी अब हमारे घर? सौम्य ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। तो सुनैना ने कहा, बेटा अस्पताल में मरीज बहुत होते हैं ना, तो उन्हीं की देखभाल में समय निकल जाता है। अच्छा ठीक है आंटी, यदि आप नहीं आ सकती तो क्या मैं शाम को या छुट्टी के दिन आपके घर मिलने आ सकता हूँ? सुनैना ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी अनुज ने कहा कि ये सारा दिन घर में भी आप ही की बात करता रहता है, डॉक्टर आंटी ऐसी हैं, डॉक्टर आंटी वैसी हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान देकर मुझे ऋणी बना दिया है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुनैना ने कहा, वो तो मेरा कर्तव्य था। उस दिन के बाद से सौम्य लगभग रोज ही उसके पास आने लगा। उसका काफी समय उसके साथ बीतने लगा। एक दिन बातों बातों में सुनैना ने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो बोला, डॉक्टर आंटी, माँ तो याद नहीं, सिर्फ फोटो देखी है, लेकिन पापा कहते हैं कि जब मैं 2 साल का था तभी माँ भगवान के पास चली गई। ये सुनकर सुनैना के दिल दहल उठा। ये क्या, एक को तो उसने स्वयं ठुकरा दिया और दूसरी स्वयं छोड़कर चली गई। अब सुनैना को भी सौम्य के आने की प्रतीक्षा रहती। उसकी स्मरण शक्ति व बुद्धि काफी तीव्र थी। वो जो उसे एक बार बता देती तो वो भूलता नहीं था। किसी भी नई चीज, नई वस्तु को देखकर उसे उसके उपयोग के बारे में
बड़ी ही जिज्ञासा से पूछता तथा वो भी यथासंभव उसके प्रश्नों का समाधान करती। एक दिन जब सौम्य घर आया और सुनैना के कमरे में गया तो उसकी नज़र टेबल पर रखी उस फोटो पर पड़ी। फोटो हाथ में उठाकर उसने कहा, आंटी, ये तस्वीर तो पापा की है, साथ में आप भी हैं। इसमें आप दोनों यंग लग रहे हैं। ये तस्वीर आपने कब और क्यों खिंचवाई? जिसका सुनैना को डर था वही हुआ। इसीलिए कभी सुनैना उसे बेडरूम में नहीं लाती थी। वो फोटो उसकी अहम संतुष्टि का साधन बनी थी, इसीलिए चाहकर भी उसे अंदर नहीं रख पाई थी। अब कोई संबंध भी नहीं था उसका अनुज से, लेकिन यदि वो झूठ बोलती तो उसकी उजली छवि पर दाग लग सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सब सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया था और बोला, ये सब पापा ने अच्छा नहीं किया है मैम। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे पापा ऐसा भी कर सकते हैं। मैं भी जाकर पापा से इसका उत्तर मांगूंगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या मुझे छोड़ देंगे? वो जाने लगा तभी सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं मांगा। मुझे मेरे स्वाभिमान के साथ इस जीवन के पथ पर चलने दो बेटा। अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर मेरी भावनाओं, मेरे विश्वास, मेरे आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाना तथा किसी से कुछ ना कहना। कहते कहते ना चाहते हुए भी वो रोने लगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, किंतु आपको न्याय जरूर दिलाऊंगा। माँ, इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, किंतु उसका वो माँ बोलना अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। वो इस शब्द में फंसती सी जा रही थी जिस मोह माया को वो वर्षों पहले भूल कर आगे बढ़ी थी। वो माँ शब्द फिर से एक बार उसी मोह माया में सुनैना को फंसा रहा था और बार बार बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी कि कैसा है ये बंधन, कैसा है ये दिल के रिश्ते।